हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित राजनीतिक सिद्धांत, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट नहीं है वो पूछा गया है। तो देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद पनपता है और राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य और तथ्यों की बात उसके द्वारा की जाती है। और अगला है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाति केंद्रित होता है। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है असजाति केंद्रित होता है, क्योंकि व्यवहारवाद में व्याप्त असंतोष के कारण ही उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। और सी है इसका, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य और प्रासंगिकता में संबंध होता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगला है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुख होता है, परिवर्तन की बात करता है, इसीलिए व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाति केंद्रित नहीं होता है। व्यवहारवादी आंदोलन के असंतोष के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन का आविर्भाव हुआ था। अगला है हमारा, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं है? तो सकारात्मक उदारवाद का जिसमें विश्वास नहीं है पूछा गया है, यानी जिसमें कोई संबंध नहीं है, तो ये लघु या मिनिमल राज्य हो जाएगा। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की बात करता है, नैनी स्टेट की बात करता है और नैतिक माध्यम के रूप में राज्य की बात इसके द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं, सकारात्मक उदारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें राज्य एक नैतिक एवं कल्याणकारी संस्था है, छोटे राज्य में विश्वास करता है और प्रमुख इसके समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की और टोनी। ये इसके सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो जॉन रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना है वो अंतर सिद्धांत पर आधारित है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना अंतर सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने यह माना है कि न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का समान रूप से वितरण होना चाहिए और यह वितरण असमान हो सकता है जबकि उसका उद्देश्य पिछड़ों के हित में हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया? तो विचारधारा शब्द का जो प्रयोग किया गया था 1797 ईस्वी में किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, विचारधारा शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है आइडियोलॉजी, जिसका पहली बार प्रयोग 23 मार्च 1797 ईस्वी को एक फ्रेंच सिद्धांतवेत्ता डेस्टुट डी ट्रेसी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विचारधारा आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था डेस्टुट डी ट्रेसी के द्वारा किया गया था। इसका अभिप्राय विचारों के समुच्चय के रूप में लिया जाता है। अगला है हमारा, साम्यवाद को एशियाटिक फार्म में किसने अनुकूलित किया? तो साम्यवाद को एशियाटिक फार्म में अनुकूलित करने का जो काम किया था माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, माओ त्से तुंग का विश्वास मूलतः एक ऐसी क्रांति से था जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई जा सके। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि चीन और दूसरे एशियाई देशों में वहाँ का कृषक वर्ग क्रांति लाने में समर्थ है। इसीलिए माओ त्से-तुंग के द्वारा जो क्रांति लाई गई थी उसे कृषक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, यह किसका कथन है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण दुर्बल था? तो ये कहा था एस.पी. हंटिंगटन के द्वारा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्बल था। यह कथन जो है एस.पी. हंटिंगटन का है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है? तो मार्क्सवाद के विकल्प के रूप में कार्यात्मकवाद की जो व्याख्या की थी वो डब्ल्यू.सी. रुंसीमैन के द्वारा की गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या डब्ल्यू.जी. रुंसीमैन के द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरी आमुखीकरण देने का प्रयास किया है? तो व्यवहारवाद को अनिवार्य इंजीनियरिंग, ठीक है, अनिवार्य इंजीनियरी आमुखीकरण देने का जो प्रयास किया था वो संप्रेषण सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी के द्वारा दिया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आजकल राजनीति विज्ञान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत की चर्चा प्रमुख रूप से होती है। यह सिद्धांत निर्णयों के परिणाम में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी उनके निर्माण की प्रक्रिया में। यह शायद साइबरनेटिक्स के प्रतिरूप के अनुकूल ही है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइबरनेटिक्स का संबंध किससे है, तो साइबरनेटिक्स का संबंध भी संचार सिद्धांत से हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी लक्ष्य से अधिक महत्व संचालन एवं समायोजन की प्रक्रियाओं को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? तो लिबरलिज्म से संबंधित जो नहीं है पूछ रहा है उदारीकरण से, तो स्टेटिसेशन जो है इसका संबंध नहीं है। निविनियमन, बी नौकरशाहीकरण और अपनियोजन, ये तीनों का संबंध है, स्टेटिसेशन से संबंध इसका नहीं है, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं उदारीकरण के जो तत्व हैं वो निविनियमन है, वी नौकरशाहीकरण है और अपनियोजन है। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 का संबंध किससे है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है, इसके द्वारा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसपी हंटिंगटन की जो बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और जोसेफ नाई की बात करें तो ये सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। सुजैन स्ट्रेंज की बात करें, रिट्रीट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा वर्ल्ड सिस्टम, विश्व थ्योरी सिद्धांत दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चारों, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत से मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत में कहा गया कि मार्क्स किसको नहीं मानते हैं। मार्क्स जो है मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, इसको नहीं मानते थे। मार्क्स जो है विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं। मार्क्स का मानना था कि आधार अधिरचना का निर्धारण करता है और वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। मानव चेतना की बात मार्क्स के द्वारा नहीं की गई है, ए इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति हेगल से ग्रहण की है। जो कार्ल मार्क्स के द्वारा डायलेक्टिकल मेथड द्वंद्वात्मक पद्धति दी गई थी उसे उन्होंने हेगल से ही ग्रहण किया था, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हेगल से बहुत अधिक भिन्न है। हेगल और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में अंतर यह है कि हेगल एक आदर्शवादी था, उसके द्वंद्ववाद का आधार विचार या आध्यात्मिकता थी, परंतु मार्क्स के अनुसार विचार नहीं भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। तो मार्क्स का मानना है कि विचार नहीं भौतिक पदार्थ इस जगत का आधार है। अगला है हमारा, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह निम्नलिखित में से किसमें थी? तो वो थी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद जो है गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह डायलॉग्स ऑफ द प्लेटो में थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? तो सत्य पूछा गया है, देख लेते हैं। प्लेटो का न्याय जो है विधिक संकल्पना पर आधारित है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत था वो विधिक यानी कानूनी संकल्पना पर आधारित है। और बी है, न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकाइसून का प्रयोग किया गया है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा भाई। और सी है, प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है। तो डी बी सी राइट आंसर हो जाएगा, बी इसमें रॉन्ग है। न्याय के लिए जो ग्रीक शब्द डिकाइसून है, ना कि ग्रीक शब्द डिकाइसून। अगला है हमारा, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है। स्टेट ऑफ नेचर पर जो लॉक का विचार है वो है पूर्व राजनीतिक, बी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉक जो है सीमित संप्रभुता की बात करते हैं और लॉक के अनुसार दो प्रकार के समझौते हुए थे, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते से सिविल समाज की उत्पत्ति होती है और दूसरे समझौते से शासन की स्थापना होती है। लॉक का मानना था कि सामाजिक अवस्था शांतिमय एवं सद्भावनापूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? तो इसमें दिया गया है, देख लेते हैं। द प्रिंस मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगें उपलब्ध कराने का विचार किया गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
और बी है द डिस्कोर्सेस में जागीरों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित करना, बिल्कुल राइट। और सी है द प्रिंस राजाओं की गुणवत्ता से संबंधित है, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। द प्रिंस में राजाओं की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है, द डिस्कोर्सेस में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, तो इसलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं द प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना था। द डिस्कोर्स में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत बल दिया गया है। इन्हीं दो कृतियों के माध्यम से मैकियावेली ने राजनीतिक विचारों के इतिहास को आधुनिक युग की देहरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगला है हमारा, यह किसने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक जरूर करें आप लोग। तो मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है, ये कहा था M.N. रॉय के द्वारा। ठीक है, M.N. रॉय सामाजिक संबंधों की समष्टि है, यह कथन M.N. रॉय का है। उनका मानना था कि जब मनुष्यों के सामाजिक संबंध नियमित तौर तरीकों से बंधकर एक स्थिर ढांचे के रूप लेते हैं तब समाज का जन्म होता है। अगला है हमारा, अरबिंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात थे। तो श्री अरबिंदो की बात करें तो लाइफ डिवाइन के लिए विख्यात थे। उनके द्वारा जो लिखी गई बुक है लाइफ डिवाइन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक श्री अरबिंदो घोष अरबिंदो के द्वारा लिखी गई है। अगला हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। अभिकथन है कि प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, और कारण कह रहा है कि अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो 18 को देख लेते हैं। 18 का सी राइट है, ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पालन करे जिसका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो की दृष्टि में न्याय का ये अर्थ है, और समाज एवं राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। इनका यथावत पालन ही न्याय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है लेखक और पुस्तकें दी गई हैं, तो इसे देख लेते हैं। पहला है फ्रेडरिक हेयक। ठीक है, तो फ्रेडरिक हेयक के द्वारा जो बुक लिखी गई थी द रोड टू सर्फडम, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। फ्रेडरिक हेयक ने द रोड टू सर्फडम बुक लिखी गई थी। और जॉन रॉल्स का आपको पता है थ्योरी ऑफ जस्टिस हो जाएगा। अमर्त्य सेन के द्वारा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी न्याय का विचार। और अरस्तु के द्वारा द पॉलिटिक्स, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेडरिक हेयक द रोड टू सर्फडम, जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन न्याय का विचार, और अरस्तु द पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो अरस्तु के जो कार्य उत्पादन सिद्धांत में जो अनुक्रम था, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा भौतिक कारण हो जाएंगे, भौतिक के बाद निमित्त कारण हो जाएंगे, निमित्त के बाद औपचारिक कारण हो जाएंगे, और अंत में अंतिम कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत में सही अनुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उनके द्वारा भौतिक कारणों की बात की थी, उसके बाद निमित्त कारण जो होते हैं, उसके बाद औपचारिक कारण, और अंत में अंतिम कारणों की बात अरस्तु के द्वारा की गई है। अगला है हमारा, तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधानों से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एलाइट का सिद्धांत, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एलाइट का सिद्धांत में लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई। 20वीं सदी के आरंभ में समाज वैज्ञानिकों ने एलाइट का सिद्धांत की नींव रखी थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी में विभाजित किया था। तो ये क्या था, ला पैलम्बोरा और मायरन विनर के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में टीजीटी में पूछा गया है।
आप देख सकते हैं ला पोलम्बरा और मायरन बीनर ने दो प्रकार की दलीय पद्धति बतलाई थी। एक प्रतियोगी दल प्रणाली की बात करी थी, एक अप्रतियोगी दल प्रणाली की बात। और उन्होंने अप्रतियोगी दल प्रणाली के 3 रूप बताए थे, जिसमें एक दल निरंकुशता पद्धति की बात की थी, दूसरा एक दल बहुलवादी पद्धति की बात की थी और एक दल सर्वाधिकारी पद्धति की बात उनके द्वारा की गई थी, ला पोलम्बरा और मायरन बीनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? तो द्वितीय सदन के रूप में जो कार्य करती हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संघीय व्यवस्था में, यानी डी, संघीय सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाने की बात करा है, सरकार का प्रकार और देश का नाम दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सी शासन प्रणाली कहाँ पाई जाती है। संसदीय संघीय रिपब्लिकन, ठीक है, संसदीय संघीय रिपब्लिकन जो पाई जाती है, आपका संसदीय पार्लियामेंट्री और संघीय यूनियन की बात जो की जाती है भारत में की जाती है, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। और अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन की बात किस में की जाती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, बी का 4th हो जाएगा। और संसदीय एकात्मक राजतंत्र की बात की जाती है, एकात्मकता की जो बात की जाती है वो क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में की जाती है। और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन की बात जो है फ्रांस में की जाती है। आप इसका मिलान कर सकते हैं, संसदीय संघीय रिपब्लिकन भारत से हो जाएगा, अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन का संबंध यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हो जाएगा, संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक की बात यूनाइटेड किंगडम से हो जाएगा और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन का संबंध फ्रांस से हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है, ये अमेरिका के उसमें है, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अमेरिका में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो राज्यों के पास होती हैं और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये केंद्र को प्राप्त हैं और इसलिए वहाँ पर राज्य न्यायालयों को भी सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संसदीय सरकार की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय सरकार के आधारभूत लक्षण हैं, प्रथम है राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना और द्वितीय कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है। अगला है, केसी ह्यूरे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धतियों को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है? तो वो माना गया है अमेरिकन संघीय पद्धति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं केसी ह्यूरे द्वारा अमेरिकन संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है। अगला है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। अभिकथन है कि संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक शासन पद्धति जो है उपयुक्त होती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और कारण है राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, ठीक है, वो मैच नहीं करता है इसलिए व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो पदावधि है निश्चित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बिल्कुल जो राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है निश्चित होती है, जिस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में निश्चित नहीं होती है यहाँ पे निश्चित होती है। और संकट की स्थिति के लिए जब अध्यक्षात्मक पद्धति इसलिए उपयुक्त होती है क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है, इसीलिए तो ए और आर दोनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन की जो स्थिरता बनी रहती है और तो कार्यपालिका एवं विधानमंडल द्वारा नियत समय तक निश्चित होकर अपनी योजनाओं और नीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रणाली में कार्यकारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में रहती है, इसलिए आवश्यक निर्णय तुरंत लिए जा सकते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित, ऑलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं अधिकतर निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती हैं, अर्थात ऑलमंड ने यूएसए के परिप्रेक्ष्य में ही अध्ययन किया है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं?
तो वो मानते हैं एसपी हंटिंगटन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंटिंगटन राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। अगला है भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है। तो अलग होने की बात कर रहा है तो देख लेते हैं। संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, लिखित संविधान होना, अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाना। बिल्कुल, अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाना, दोनों में समानता है। किसके संबंध में अलग है की बात कर रहा है, ठीक है। तो लिखित संविधान यूएसए में भी है, इंडिया में दोनों है, समानता है। संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल है, और अवशिष्ट शक्तियां जो है प्रदान किया जाना, ये अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पे राज्यों को प्राप्त है, यहाँ पे केंद्र को प्राप्त है। और द्विपक्षीय नागरिकता, तो तीसरा और फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से दो बातों में अलग है। पहला क्या है, भारत में इकहरी नागरिकता है, जबकि यूएसए में क्या है, दोहरी ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और दूसरा कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ के पास हैं, जबकि यूएसए में राज्यों को भी प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने सदस्य चुने गए थे पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से यानी ब्रिटिश भारत के, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होने थे। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल ब्रास के द्वारा। पॉल ब्रास का मानना है कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना है। इसमें भय ज़्यादा था, ये माना था पॉल आर ब्रास का। भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था, यह कथन पॉल ब्रास का है। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा आर्टिकल विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। तो वो है आर्टिकल 31B, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 31B विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। आर्टिकल 31B को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो कौन से संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया है, 31वें संविधान 31B के द्वारा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन राइट एक भी नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा को, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वां संविधान, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह सब 86वें संशोधन 86वें संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट 21A में आर्टिकल 21A। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है बोल रहा है। तो देख लेते हैं, आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी घोषणाएं 1978 में निरस्त की गई थी। ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों राइट हैं। ए में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा हुई थी 1962 में हुई थी, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा, आपात स्थिति द्वितीय घोषणा 1971 में हुई थी, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरी आपात स्थिति 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। तो ए बी सी इसमें राइट हो जाएगा, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। और दूसरी और तीसरी घोषणाओं को मार्च 1977 में निरस्त किया गया था, न कि 78 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां आती हैं मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच जब भी विवाद होता है
वो जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पावर होते हैं, इसमें पहला उसका जो है मूल क्षेत्राधिकार आता है। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधी जो प्रावधान आर्टिकल 131 के अंतर्गत किया गया है, जो निम्न है। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में केंद्र और कई राज्य या राज्यों का एक तरफा होना या एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ये भी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और दो या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो भी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे दक्षिण भारत के कृष्णा नदी विवाद है, ठीक है, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी राज्यों के बीच, ये भी उसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें सख्ती निहित की जानी चाहिए। तो भाई चुनाव के लिए किसमें हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है कि राज्यपाल जो है संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत करता है पंचायतों से संबंधित सभी चुनाव। अगला है हमारा अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और उसका व्याख्या भी सही हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती हैं, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हमारी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इनको क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो उसे देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962। उसके बाद जाकिर हुसैन आते हैं 1967 से 69 के बीच, और उसके बाद आर वेंकट रमन आएंगे 1987 से 1992, और अंत में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। अगला है हमारा भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये माना था लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। अगला है हमारा जाति आधारित आरक्षणों का माना है। तो जाति आधारित जो आरक्षण है उसको क्या माना जाता है, उसे सकारात्मक भेदभाव, ठीक है, वो नकारात्मक भेदभाव नहीं है। जाति आधारित जो आरक्षण है उसे सकारात्मक भेदभाव माना गया है, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा राजा धरे और नामदेव धसल किस दलित आंदोलन के नेता हैं। तो राजा धरे और नामदेव धसल जो है वो आंदोलन था दलित पैंथर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा धरे एवं नामदेव धसल दलित पैंथर पार्टी के नेता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है हमारा लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना है, इससे क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है। तो ये विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति को माना है। लॉयड एंड सुजॉन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना है क्योंकि यहाँ विभिन्न रूपों और अभिविन्यासों के प्रति व्यक्ति होते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना है, इससे अभिप्राय विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति से है। अगला है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में लोक प्रशासन क्या कहता है संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा। यानी संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाते हुए गुलिक और फियोल ने 14 सिद्धांतों से प्रभावित थे। गुलिक जो है फियोल के हेनरी फियोल जो 14 सिद्धांत दिए थे उनसे गुलिक प्रभावित थे, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है।
उर्वरिक प्रशासन के मंतव्य से कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुलिक कार्य विभाजन के आधार पर कोई महत्व नहीं देता। भाई गुलिक कार्य विभाजन के आधार पर महत्व देता है, यहाँ पर नहीं देता है, इसलिए तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। और फ्योल का आदेश की एकता के सिद्धांत में विश्वास है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। फ्योल का जो आदेश की एकता का सिद्धांत में विश्वास होता है, और आदेश की एकता क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट इससे पहले की क्लास में बता चुका हूँ। अगला है हमारा, आप इसे देख सकते हैं, संगठनात्मक सिद्धांतों के क्षेत्र में निम्न बातें हैं, जैसे गुलिक उर्वरिक फ्योल से बहुत प्रभावित थे, और उर्वरिक प्रशासन के मंतव्य में कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है, और फ्योल की आदेश की एकता के सिद्धांत में विश्वास है। अगला है, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है जो पूछा गया है, तो देख लेते हैं। यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए। ये मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पे मौद्रिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है, तो सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसमें व्यवहार्य होना चाहिए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सी रॉन्ग हो जाएगा। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्न बातें कही गई हैं। यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, और इसे व्यवहार्य होना चाहिए। ये चेस्टर आई बर्नार्ड ने कहा था। अगला है, मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना कहलाता है, तो उसे कहते हैं प्रत्यायोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट, पीजीटी में पूछा गया है। मूने का मानना है कि उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को जो दिया जाता है उसे प्रत्यायोजन कहते हैं। मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना प्रत्यायोजन कहलाता है। अगला हमारा, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है कि वह क्रियोन्मुखी, उद्देश्योन्मुखी और प्रशासनात्मक पद्धति है। तो ये कहा था एडवर्ड वीडनर के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एडवर्ड वीडनर ने विकास प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है कि यह क्रियान्मुखी है, यह उद्देश्योन्मुखी है और प्रशासनात्मक पद्धति के रूप में विकसित है। अगला है, डेविड नकमियास एवं डी.एच. रोजेनब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से सहभागिता अधिकारी तंत्र का तत्व नहीं है। तो सहभागिता अधिकारी तंत्र का जो तत्व नहीं है वो है उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। भाई राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय अधिकारी तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, निर्णयों में अधिकारी तंत्र के कर्मचारियों की सहभागिता की बात करता है, पार्टिसिपेशन की बात करता है, और अधिकारी तंत्र संबंधी नीति निर्धारण पॉलिसी मेकिंग में नागरिकों की पार्टिसिपेशन की बात भी करता है। आपसे देख सकते हैं डेविड नकमियास और डी.एच. रोजेनब्लूम के अनुसार सहभागिता, ठीक है, अधिकारी तंत्र के कौन कौन से तत्व हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जोन ऑफ इंडिफरेंस की बात जो की थी चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा की गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को चेस्टर आई बर्नार्ड ने प्रारंभ किया था। अगला है, टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर है। तो F.W. टेलर की जो मानसिक क्रांति की अवधारणा का पक्षधर कौन है, वो है सामंजस्य और सहकारिता, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेलर के अनुसार सार रूप में वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक पूर्ण मानसिक क्रांति है जिसमें श्रमिक अपने नियोजकों तथा अपने सहयोगियों के प्रति अपने दायित्वों को संपूर्ण क्षमता के साथ वहन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित समितियों को क्रम में लगाने की बात करें, तो इसे देख लेते हैं, क्रम में लगा लेते हैं। पहला है टेकचंद समिति। टेकचंद समिति आई थी 1949 में, उसके बाद कृपलानी समिति आई थी 1953 में, उसके बाद बीबीएन बोस समिति आई थी 1962 में, और अंत में संथानम समिति आती है 1964 में जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगला है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो ओम्बुड्समैन संस्था सबसे पहले स्वीडन में प्रारंभ हुई थी और भारत में इसे लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ओम्बुड्समैन संस्था को सबसे पहले स्वीडन में 1809 में अपनाया गया और इसके बाद यह फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ने भी अपनाया था। अगला हमारा, नीचे कथन दिए गए अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फोलेट कहते हैं कि प्रबंधन करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच अंतर लुप्त हो जाता है। ये फ्यूल का मानना है, फोलेट का। और संगठन के प्रत्येक व्यक्ति कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए।
तो इसका बी राइट आ जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन दोनों की बातें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में की जा रही हैं। अगला है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विस्तरीय की बात की थी अशोक मेहता कमेटी 1977 के द्वारा, और बलवंत राय मेहता कमेटी है उसने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? तो ब्लॉक स्तर की योजना की बात जो की थी वो दंतवाला कमेटी के द्वारा की गई थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दंतवाला कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उदारवादी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वुडरो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य यानी उदारवादी विचारधारा से संबंधित के विकास में वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में वुडरो विल्सन का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।